कर देना। आप इसे ऐसे क्वेश्चन को लिख भी सकते हो ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ऑप्शन ए, आराम से देख लो फिर आंसर दे देना। ऑप्शन ए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी, सभी आंसर दे सकते हो ना। ऑप्शन बी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन सी 180 डिग्री देशांतर। और ऑप्शन है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी को कोई पसंद आता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना भाई, कोई पसंद आए नहीं तो नहीं आए तो नहीं आए, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताओ इसका सही आंसर क्या है। ए वाले हाथ खड़े करो, ए वाले हाथ खड़े करो। हूँ इधर देख के करोगे क्या, देख रहे हो कोई कर रहा है तो कर दे। ए वाले वेरी गुड, आप पांचों बहुत आगे जाओगे ना। 5। ऑप्शन बी वाले हाथ खड़े करो जो इसका सही आंसर है। वेरी गुड, बोल 3 जनों ने हाथ खड़ा किया। सी वाले हाथ खड़े करो, सी वाले 50 जनों ने हाथ खड़ा किया। डी वाले हाथ खड़े करो, डी वाले बहुत बढ़िया। देखो ये है ना, ये वास्तव में ये ध्यान लगा के कल समझ रहे थे ना, तो ये इसमें 50 जनों ने हाथ खड़ा कर दिया, ठीक है, और बाकी छोड़ दी। मूर्ख कहीं के, मैंने आपको कल लिखाया है, वहां कहीं लिखा है, मैंने ये लिखा है 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और ये बेरिंग जल संधि से गुजरती है। 1894 में इसका क्या किया गया था, निर्धारण। पढ़े लिखो, समझ में क्या नहीं आया, इसमें क्या समझना है, इसमें क्या समझोगे। अरे 180 है भाई, बोला है ना, ये गलत लिख दिया। ये 180 डिग्री है, यूं ये 180 डिग्री है भाई, 180 डिग्री। अब बात ये यहां समझो, ये कारण क्या है कि 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, ये कब हो सकती है, जब एक नाम की 2 देशांतर रेखाएं हो। फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री की 2 है, 1 डिग्री ईस्ट 1 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री 2 होगी, 4 डिग्री होगी। 2 ऐसी देशांतर रेखाएं हैं जो केवल एक ही है। एक का नाम है 0 डिग्री देशांतर, आगे समय के साथ बताऊंगा, और एक का नाम है 180 डिग्री। अब जो एक ही है उसका क्या पूर्व और क्या पश्चिम, क्योंकि ये खुद गोलार्ध का निर्धारण दोनों मिलकर करती है। क्लियर है। कल आपको एक क्वेश्चन मान झील का दिया था, 20 शब्दों में या 30 शब्दों में लिखकर लाना था, वो आपने लिखा होगा। अभी मान झीलें आएगी तब मैं और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में ये लाइन लिखा दिया ना, इसके पूर्व में प्रशांत अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। सही बात है। अब मेन पॉइंट क्या है, विश्व भूगोल में दे रखा है पर्वत, पठार, मैदान, है कि नहीं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 ढंग से बता रहा हूं। पहला ये समझो कि ये वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो इस प्रकार है। बेरिंग जल संधि से किससे अलग होगा, एशिया से अलग होगा। ये लाइन लिखा ही नहीं थी, लिखा दी। बेरिंग जल संधि से किससे अलग होगा, एशिया से अलग होगा। ये वो रही आपके बेरिंग जल संधि। जल संधि क्या होती है वो आपको समझा ही दिया। ये आपकी हो गई कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि, जल संधि, ठीक है। इसकी मुख्य भूमि पर 3 देश है। ये आपका रहा कनाडा, ये आपका अमेरिका और ये मैक्सिको। अब यहां समझो, इसका जो पश्चिमी पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा बेल्ट, यहां से लेकर ये लगभग पूरा बेल्ट, ये कहलाता है पश्चिमी कार्डिलेरा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र पहाड़ियों और पठारों से ढका हुआ है। पश्चिमी, यहां समझना, ये पीडमोंट के रूप में पिछली बार आरएसप्री का क्वेश्चन उत्तरी अमेरिका से पूछा गया था, वो मैं आपको समझाऊंगा कहां से और कैसे पूछा गया। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र,
जैसे मैं यदि कहूँ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भारत का उत्तरी क्षेत्र पर्वतों का भाग है क्योंकि हिमालय का विस्तार है और ट्रांस हिमालय, वैसे ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र कहलाएगा पश्चिमी कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा। अब कार्डिलेरा का अर्थ है पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। अब कौन कौन सी पहाड़ियां हैं उनकी आगे बात कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र है आगे, ये जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है और इस मैदानी क्षेत्र में सामान्यतः घास का क्षेत्र है ये, और इसे कहा जाता है प्रेयरी घास क्षेत्र, प्रेयरी घास क्षेत्र। प्रेयरी जो घास क्षेत्र है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब बात ये आ गई कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय कैसे हुए, तो यहाँ यूं समझ लो इसको कि शीतोष्ण कटिबंधीय इस प्रकार हुए। प्रेयरी का क्वेश्चन बना वो भी बताऊंगा कैसे पूछा गया कि ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई भूमध्य रेखा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बने तो भावनाओं को समझना। ये आपकी हो गई कर्क रेखा और ये आपकी हो गई मकर रेखा। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा और बीच में कितने डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, ये तो ऐसे क्षेत्र है जहां घास के मैदान नहीं पाए जाते। ये और ये ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास का भाग, यहाँ तापमान हिमांक से नीचे होता है, 0 डिग्री से नीचे होता है, वहाँ पौधे और घास वृद्धि और विकास नहीं कर सकती, क्योंकि साइंस ये कहती है कि पौधा या घास सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाकर वृद्धि करते हैं। जब यहाँ प्रकाश ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, तो भोजन की संभावना नहीं है, इसलिए पौधा न बनता है और न वृद्धि कर पाता है। ठीक है, 2 स्थान बच गए, एक तो ये हो गया और एक स्थान ये हो गया। एक तो स्थान में कहूं कि कर्क व मकर रेखा के बीच का हो गया, दिख रहा है आपको। एक तो ये कर्क व मकर रेखा के बीच का क्षेत्र हो गया और एक ये हो गया, ये और ये। समझ में आई बात। यदि कोई घास का मैदान कर्क व मकर रेखा के बीच में होगा तो वो कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय घास मैदान। क्यों? क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है जहां सूर्य का प्रकाश वर्ष भर सीधा पड़ता ही पड़ता है। बात समझ में आ गई। और यदि कोई घास का मैदान इस क्षेत्र में हो, इसमें, तो वो कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेयरी, फॉर एग्जाम्पल स्टेपी। स्टेपी नाम आप कई बार सुनोगे, जब भारत की जलवायु पढ़ाऊंगा तब भी नाम आएगा, स्टेपी घास मैदान। और ये स्टेपी घास मैदान कैसे हैं? ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कट। और ये प्रेयरी कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। आगे देखो, दक्षिणी अमेरिका जब पढ़ाऊंगा तब वहां करवाऊंगा पंपास, तो पंपास कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। जब दक्षिणी अफ्रीका करवाऊंगा तब वहां करवाऊंगा वेल्स, वेल्स, तो वेल्स कैसे हैं? जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्षेत्र करवाया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में करवाए जाएंगे डाउन्स, डाउन्स, और न्यूजीलैंड में करवाए जाएंगे कैंटाबरी। तो ये जितने घास के मैदान है ये कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंध। अब बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय घास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कोई है तो अफ्रीका के सवाना घास क्षेत्र, वो दोनों तरफ मिलेंगे, भूमध्य रेखा के उत्तर में भी मिलेंगे और भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी मिलेंगे। इनको कहा जाएगा क्या? सवाना घास मैदान। अब कटंगा जो घास भूमि है वो ब्राजील के आसपास आई, लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में और आगे कोलंबिया तक फैले हुए, वो भी उष्ण कटिबंधीय है। तो यहाँ के जो घास के मैदान है वो प्रेयरी कैसे है? शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ये विशेषता यहाँ की होगी। और इससे आगे बढ़ोगे तो ये इसका तटीय भाग है, अटलांटिक को तट करता हुआ, इसलिए तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। अब आप कहोगे सर तटीय प्रदेश कैसे? जैसे भारत भूगोल में आप जब भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ते हो तो वहां एक लाइन पढ़ते हो क्या? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार व तटीय क्षेत्र। वैसे ही ये अमेरिका का आप कहोगे सर इधर भी तट है, लेकिन ये इनकी भौतिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा विशेषता वाला ये प्रदेश, इसलिए इसका नाम हो गया तटीय प्रदेश। विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा वाली यदि कोई खाड़ी है तो वो हडसन की खाड़ी है, ये रही।
क्या नाम है? हडसन। इस हडसन की खाड़ी के तीन ओर का जो क्षेत्र है ये कहलाएगा कैनेडियन शील्ड। ये क्या कहलाएगा? कैनेडियन शील्ड। अब शील्ड क्या होती है? शील्ड कठोर क्षेत्र होता है जो ज्यादातर बहुत धात्विक खनिजों से संपन्न होता है और पेंजिया के निर्माण के समय बना हुआ है, उसमें पेंजिया के गुण पाए जाते हैं, ये शील्ड कहलाएगी। समझ में आई बात? ये कैनेडियन शील्ड है जो हडसन की खाड़ी के तीन ओर विस्तृत है और बहुत सारे खनिजों की दृष्टि से ये संपन्न है। जैसे अपने छोटा नागपुर पठार खनिजों में क्या कहलाता है? अजायब घर, वैसे ही अजायब घर है उत्तरी अमेरिका का। यहां इसको आप यूं भी देख सकते हो, यूं समझो, ये वो क्षेत्र है। यहां देखो एक नाम लिखा होगा कैनेडियन शील्ड, दिख रहा है आपको? ये रही वो हडसन की खाड़ी। यदि ये सांप पीछे नहीं दिखे तो मैं बता रहा हूं ये हडसन की खाड़ी है। ये बे लिखा है, कई जगह वो बाइट लिखेगा, उसने यहां नहीं लिख रखा, कई जगह वो गल्फ लिखेगा। हिंदी में तो एक ही शब्द खाड़ी, कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि अपने देखो इंग्लिश में कह दिया यू, हिंदी में आप, तुम, थे, जो भी, मतलब ऐसे कई शब्द निकल सकते हैं ना। वैसे ही हिंदी का एक ही शब्द है खाड़ी, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग शब्द मिलेंगे। बे ऑफ बंगाल, गल्फ और बाइट, ये होती है। देखो यूं ऐसे मैं बनाऊं ना आपको, जैसे ये बे, अब ये इधर स्थल है, ये जल है, वह जलीय भाग जो तीन और स्थल से गिरा हुआ वो खाड़ी कहलाता है। अब ये बे है और ये गल्फ है, मतलब इसका जो भाग है वो ज्यादा जिसका खुला होगा उस प्रकार इनके नाम है। बाकी कंफ्यूज नहीं होना, गल्फ का अर्थ वो भी वही है, बे का अर्थ भी वही है और बाइट का अर्थ भी वही है। ये भी बात क्लियर हो गई? अच्छा ठीक है, ये हो गई कैनेडियन शील्ड। यहां देखो मैंने कहा था ना, ये पश्चिमी क्षेत्र पूरा का पूरा पहाड़ी और पठारों से भरा हुआ है। ये अब इसका कलर से पता चल रहा है, ग्रीन कलर है मतलब मैदान है। देखो ये लिखा हुआ, ये अपलेशियन पर्वत है यहाँ, ये कोस्टल प्लेन मतलब तटीय मैदान, ये बात बताई थी आपको। तो ये यहाँ पर ये ग्रेट प्लेटू, ये जो प्रेरी घास का मैदान है वो ये रहा, इसका अध्ययन करेंगे अब। तो यहाँ जो आप ये जो क्षेत्र देख रहे हो इसमें पर्वत है और पर्वत अपने सिलेबस में है। आपने विश्व भूगोल में पहला टॉपिक ये शुरू होता है, विश्व की विशेषताएं, विश्व के भौतिक प्रदेश, उसमें पर्वत, पठार व मैदान। तो पर्वतों में यही भाग है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। कैसे? देखो यहां एक रेंज है, अलास्का रेंज, दिख रही है पीछे सबको? अलास्का रेंज। यहाँ मैकेंजी, इसको छोड़ देते, ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्रुक्स को भी छोड़ दो। ये कोस्ट रेंज है और ये कास्केड रेंज है और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी पर्वतमाला है वो रॉकी पर्वतमाला। ये रही सबसे इंपॉर्टेंट रॉकी पर्वतमाला। अलास्का में आओ एक बार, मैं ये सारी बातें लिखाऊंगा आपको विस्तृत रूप से, समझनी पहले। अलास्का में यहां आओगे तो यहां एक चोटी है इसी अलास्का रेंज पर, इस चोटी का नाम है माउंट मैकेनले। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। किसी जमाने में बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे। बराक ओबामा एक बार इस क्षेत्र की यात्रा पर गए और जब यात्रा पर गए तब इन्होंने इस चोटी का नाम चेंज कर दिया और इस चोटी का नाम कर दिया डे नाली। और इसकी हाइट है लगभग 6194 मीटर, कई जगह 90 मीटर भी लिखा हुआ है, अपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। लाइन कैसे है देखो, माउंट मैकेनले अलास्का पर्वतमाला पर अमेरिका के अलास्का राज्य में 6194 मीटर हाइट के साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। लाइन समझ में आई? किस पर्वतमाला पर? अलास्का पर। माउंट, ये मैकेनले नाम लिखा देंगे इतनी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं रॉकी पर्वतमाला पर। रॉकी दिख रही है सबको? रॉकी पर्वतमाला का विस्तार कनाडा व अमेरिका में है। रॉकी पर्वतमाला हिमालय की भांति नवीन वलित पर्वतमाला है। जैसे आप देखो, आप पढ़ते हो कई बार अरावली के संदर्भ में कि अरावली विश्व की प्राचीन वलित पर्वतमाला है, बहुत पहले बनी, बहुत पहले। कब? लगभग 57 से 65 करोड़ वर्ष पहले बनी। तो प्राचीन शब्द जुड़ गया।
हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्पस, एटलस, ये अभी अभी बने हैं, अभी अभी 1 करोड़ साल पहले। कितने साल? 1 करोड़। तो ये नवीन वल्लित पर्वतमाला कहलाती है, और रॉकी पर्वतमाला है वो नवीन वल्लित पर्वतमाला है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट। जब मैं इसको लिखाया करता था तब मैं ये सोचता था ये कौन पूछेगा, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी। अपने तो इतना ही याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। ग्राम सेवक का बैच चल रहा था और ग्राम सेवक का प्री का पेपर उठाकर देखना, उसमें पूछा गया था रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अल्बर्ट। कौन सी है? माउंट। तो ये रॉकी पर्वतमाला है। अब यूं समझो, जैसे ये पर्वतमाला है, ये कोई पर्वत है, तो पर्वत सामान्यतः धरातल से ऊंचा होगा या मैदानों के बराबर होगा? थोड़ा सोचकर बताना। ऊंचा होगा। तो ये पर्वत है। अब क्या है, इधर से हवा आती है, जैसे ये पर्वत है, इधर से हवा आती है, हवा इस पर चढ़ती है और हवा पुनः नीचे उतरती है। जैसे ही हवा नीचे उतरती है तो दाब बढ़ता है, फलस्वरूप वो हवा है उसका ताप बढ़ जाता है। साइंस ये कहती है यदि किसी का दाब बढ़ाया जाए तो ताप बढ़ने की संभावना रहती है। तो यहां क्या होगा, देखो यहां से एक पवन उतरेगी, वो पवन ऐसे उतरेगी, देखो ये पवन आई, रॉकी पर्वतमाला को पार करके यूं उतर गई। समझ में आई? ये पवन यूं आई और यूं उतर गई, ये पवन यूं आई यूं उतर गई, ऐसे यूं। इस पवन का नाम है चिन्नुक। चिन्नुक एक हेलीकॉप्टर भी आता है, चिन्नुक। ये चिन्नुक क्या करती है, जब सर्दियां पड़ती है, शीत ऋतु होती है और जब सर्दियां पड़ती है तब ये प्रेरी जो घास का मैदान है इसमें बर्फ जमनी शुरू हो जाती। पूरा का पूरा घास का मैदान है वो बर्फ से धीरे 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 जमना शुरू हो जाता है। अब पशुओं के लिए देन हो गई ना भाई, पशु अब खाएंगे क्या, समस्या होगी। जैसे ही बर्फ जमनी शुरू होने वाली होती है उस समय रॉकी की ढलानों से ये चिन्नुक पवन उतरकर इस प्रेरी की ओर बढ़नी शुरू होती है, और प्रेरी की ओर जैसे ही बढ़ने लगती है तो ये गर्म पवन है और इस प्रेरी के क्षेत्र में बर्फ जमने नहीं देती, इसलिए इस चिन्नुक पवन को हिम भक्षी पवन कहा जाता है। हिम यानी बर्फ, भक्षण यानी खा जाना, तो ये बर्फ को खा जाती है, मतलब बर्फ नहीं जमने देती। तो कौन सी पवन? चिन्नुक। कैसी पवन कहलाएगी? हिम भक्षी पवन कहलाएगी। ये प्रेरी घास मैदान क्षेत्र में वर्ष भर चारागाह के रूप में पशुओं के लिए खुला रखती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आज तक नहीं बना है, यदि बन सकता है चिन्नुक पवन, ऐसे लिखा जा सकता है। 20 शब्दों में आप इसका बेहतरीन आंसर दे सकते हो। यह एक गर्म पवन है जो रॉकी के ढलानों से उतरती हुई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रेरी घास के मैदानों को वर्ष भर चारागाह के रूप में खुला रखती है। कौन सी पवन? चिन्नुक। तो ये जो क्षेत्र है, फिर आगे मैदान आ जाएगा, फिर अपलेशियन की बात करेंगे। क्लियर हो गई? तो अब पहले हेडिंग लिखना पर्वत। पर्वत। फिर भी आप में से किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ लेना बाकायदा। पर्वत। आगे धीरे धीरे बहुत सारी विशेषताएं बताई जाएगी, इसलिए पहले बात कर रहे हैं पर्वत की। तो इसमें लिखना, उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, लिखना उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र पर्वत व पठारों से ढका है। ढका है। किससे ढका हुआ है? पर्वत व पठारों से ढका है। इसे पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। इसे पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। इस क्षेत्र में और रॉकी, आल्पस, ब्रुक्स
रॉकी, आल्प्स, ब्रुक्स, कोस्ट व कास्केड रेंज स्थित है। कास्केड नाम है, रॉकी, आल्प्स, ब्रुक्स, इसके अलावा सीरा माड्रे ओरिएंटल और सीरा माड्रे ऑक्सीडेंटल और सीरा नेवेदा है, तो उनको एक एक लाइन में अलग से लिखा दूंगा। लिख लिया सबने? थोड़ा साफ लिखना, वापस आपको समझ में आ सके। और एक आपको ध्यान रखना है, जब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ते हो तो आपको 150-200 रुपये और खर्च करने हैं। वो खर्च इस पर करने हैं कि आपको एक एटलस लेके आनी है, एटलस लेके आनी है। और ये एटलस लानी कौन सी है? ये एक आती है स्कूल और एक आती है स्टूडेंट। स्टूडेंट एटलस लेके आनी है। ऑक्सफोर्ड की आती है, वो लेके आनी है। और ये तो इंडिया की है, आपको वर्ल्ड की लेके आनी है। ये ऐसी आएगी वर्ल्ड की। हाँ ठीक है, ये भी सही है, इंडिया और वर्ल्ड की है साथ में, तो इसको लेके आनी। अब यहाँ यदि आप इसको मानचित्र के साथ पढ़ोगे ना, मैप के साथ, जैसे मैं अभी उत्तरी अमेरिका करवा रहा हूँ तो आपको इसमें उत्तरी अमेरिका मिलेगा। उत्तरी अमेरिका वहाँ आप देख सकते, थोड़ी ध्यान रखना हाइट की, मीटर की समस्या रहेगी। मैं आपको लिखाऊंगा वो 100% ऑथेंटिक होगी, कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी जगह 6190 लिखी हुई होगी, कई जगह 6192 लिखी हुई होगी, इसी में एक ही इसी के अंदर दो। तो फिर आप कहोगे सर किसको सही माने, जो मैं बता दूं, क्योंकि हाइट नहीं पूछी जाती सामान्यतः, आपके शंका नहीं रहे इसलिए बता देते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे ना, तो इसमें आपको उत्तरी अमेरिका धाराओं के संदर्भ में बहुत सारे मिलेंगे। यूँ ऐसे 150-200 रुपये की, ज़्यादा है नहीं, तो खर्च करके इसको प्लीज़ लेके आना। जो महाद्वीप पढ़ा हो ना उसको उसमें देखते जाना, ठीक है। कास्केड रेंज लिख लिया सबने? अब एक नंबर लिखना, एक नंबर लिखो, एक नंबर रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत। इसमें लिखना उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित यह नवीन वलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? नवीन वलित पर्वतमाला है। बोर्ड पर देखो एक बार, लिखा क्या है? नवीन वलित पर्वतमाला है। तो पर्वत है, पठार है, इनके निर्माण में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का बहुत अहम योगदान है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही इसमें क्या होगा, इनका निर्माण होगा। तो इसमें यहां ध्यान रखना, जब भी वलित पर्वत बनेंगे, वलित को बोलते फोल्डिंग माउंटेन, फोल्ड बोल दे तो भी सही है। इसमें क्या होगा, जैसे ये वो एटलस देना वापस, एटलस तो हाँ, इसमें क्या होगा, प्लेटें कई तरह की गति करती है। अरावली भी ऐसे ही बनी है, हिमालय भी ऐसे ही बना है। पहले बना तो प्राचीन कहलाता है, अभी अभी बना है तो नवीन कहलाता है। तो यहाँ पर ये दो प्लेटें, जैसे ये दो प्लेटें, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। यदि ये प्लेटें हैं और ये प्लेटें एक दूसरे के सामने गति करें, एक दूसरे के सामने गति करें, तो ये एक दूसरे के सामने गति करती हुई धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो इस प्रकार जो बीच का भाग ऊपर उठेगा वो पर्वत कहलाएगा। अब ये जो ऐसे बनेगा वही कहलाएगा वलित पर्वत। क्या कहलाएगा? वलित पर्वत। ये फोल्डिंग माउंटेन इसी को बोलते, फोल्ड हो गया, फोल्ड नहीं ऐसे फोल्ड हो गया, तो इसी को वलित पर्वतमाला या इसी को। तो इसमें स्थितियां ये बनेगी हमेशा। यहाँ एक हल्का सा डायग्राम डालना आप साथ में, क्या डालोगे, देखो ऐसे कि ऐसे यूं, और ये स्थिति बनेगी यूं, और इसके बीच में यूं बना लेना ऐसे। ये क्षेत्र, ये पर्वत, ये प्लेट है,
प्लेट, इस प्लेट का नाम भले ही कुछ भी रख दो, ए प्लेट, ये बी, ये बी प्लेट, बी प्लेट, ए प्लेट व बी प्लेट। तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित यह नवीन वल्लित पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट है। कौन सी है? माउंट। अब हर की हाइट याद नहीं रखनी है, इतना याद रखना माउंट अल्बर्ट है। माउंट अल्बर्ट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? रॉकी पर्वतमाला की है। इसका सबसे प्रसिद्ध दर्रा, सबसे प्रसिद्ध दर्रा किकिंग हॉर्स है, किकिंग हॉर्स है। तो इसका सबसे प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है? किकिंग हॉर्स है, रॉकी पर्वतमाला का। किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में है। मिलान के रूप में पूछ लेगा वो नाम दे देगा ऐसे, एटलस, रॉकी, एंडीज और दक्षिणी आल्प्स। आगे दे देगा इधर उस साइड में महाद्वीप दे देगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। फिर इनको कहेगा आपस में मिलान करो। तो अभी तक आपको एक मिलान पक्का आना चाहिए और वो ये है कि रॉकी पर्वतमाला बराबर उत्तरी अमेरिका। क्लियर है? रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अल्बर्ट है। अब रॉकी पर्वतमाला का विस्तार तो यूं देखे ना तो पूरे अमेरिका और कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका में भी मुख्य रूप से किसमें? अमेरिका व कनाडा में। और रॉकी पर्वतमाला का जो विस्तार रहेगा ना भाई, ये रॉकी है, तो ये तो हो गया कनाडा और ये हो गया अमेरिका। तो यहां ये इसका विस्तार है, ये देखो इस प्रकार। नेक्स्ट, इसके बाद लिखना कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज के आगे लिखना अमेरिका, बस इतना याद रखना है, अमेरिका प्लस कनाडा, कनाडा। ठीक है? कास्केड रेंज, कास्केड रेंज ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कास्केड रेंज देखो इधर, कोस्ट का अर्थ होता है तट, इसका नाम ही है तट पर्वतमाला। अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ कोस्ट रेंज, क्लियर है ना? कास्ट नहीं है, कोस्ट रेंज, या कह दो तटीय पर्वतमाला। ये है कास्केड रेंज। इसकी विशेषता ये कि इसके कुछ ज्वालामुखी याद रखने, रेनियर, वुड, हुड और शास्ता, ये इसमें स्थित यहाँ के प्रमुख ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से क्वेश्चन बन सकता है, ज्वालामुखी। कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज। कास्केड रेंज में रेनियर, हुड व शास्ता क्या है? ज्वालामुखी। और ये एक्टिव ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी। कैसी है? सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो है। किसमें है? कास्केड रेंज में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रेनियर, हुड और शास्ता। नेक्स्ट आगे बढ़े तो ये तो हो गई कास्केड रेंज की। अब सबसे इंपॉर्टेंट अलास्का, अलास्का। अलास्का इसको थोड़ी समझा रहा हूं। अलास्का, 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 अलास्का अमेरिका का एक स्टेट है। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है। अलास्का पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अलास्का का कटवई क्षेत्र 10,000 धुआंरों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। अलास्का से यूकॉन नदी प्रवाहित होती जो प्लेसर निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। अलास्का
यूएसए का मूल क्षेत्र नहीं था। 1859 के आसपास रूस ने अलास्का के क्षेत्र को अमेरिका को बेच दिया पैसे लेकर। अब खूब पछता रहा है रूस, लेकिन किसी जमाने में उसने कहा अलास्का इतना दूर है, कौन रखेगा ध्यान, है अमेरिका को बेच देते। वर्तमान में खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है अलास्का, वहां पर्वतमाला होने के कारण ये कहलाई अलास्का। अब आप यदि आप कहोगे सर ये मानचित्र में कहाँ मिलेगी, तो आपको मानचित्र में ये और आगे नहीं है, यहां समझो हीरा, ये अलास्का, ये यहां देखो यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है। यदि आप एटलस में देखोगे या कल वाले मैप में आप देखोगे तो देखो मैंने एक जैसे कलर थे, ये कनाडा बीच में आ रहा था, अमेरिका और इसका एक जैसा एक कलर था, तो ये अलास्का है। एक यहां समझो, ये देखो एक बार, ये लाइन जा रही है, ये लाइन, ये सीधी लाइन जा रही है, ये लाइन यूं। मैप में यदि आप देखोगे तो अलास्का और ये कनाडा, अलास्का और कनाडा एक सीधी लाइन से अलग होते, जैसे अमेरिका और कनाडा का ये क्षेत्र हो रहा है। इस सीधी लाइन का मैंने नाम क्या बताया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब ये जो है ये है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर अमेरिका के अलास्का राज्य को कनाडा से अलग करती है, अमेरिका के अलास्का राज्य को कनाडा से अलग करती है। यदि आप इसमें देखोगे तो यहां दिखेगा, देखो ये जो कलर है और ये कलर एक जैसा है, ये कुछ भाग इधर आया तो कुछ इधर आ गया, इस वजह से एक जगह नहीं दिख रहा है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है और ये अलास्का इसका प्रांत है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, जैसे अपने भारत में 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटरी है, वैसे अमेरिका में 50 राज्य, इसलिए अमेरिका के ध्वज पर 50 स्टार है। एक स्टार एक स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है, एक स्टार एक स्टेट का। तो ये अलास्का किसका राज्य है? अमेरिका का है। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य, और उसके इसीलिए उसके ध्वज पर कितने स्टार है? 50 स्टार है। वेरी गुड। अब यहां समझो तो वो लाइन आपको क्लियर होगी। अलास्का पर्वतमाला ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई रॉकी की तरफ बहुत सारी विशेषता हो ना, अलास्का पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका अपन ने जिक्र किया, उसके लिखेंगे, लिखना इस पर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची, इस पर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकेनले या डेनाली, डेनाली नहीं डेनाली, भले डेनाली याद रख लो अपने, ड और द का प्रोनाउंसिएशन में याद जैसे रहे। माउंट मैकेनले या डेनाली, कोष्टक में लिखना 6194 मीटर, मैकेनले या डेनाली स्थित है, माउंट मैकेनले या डेनाली स्थित है। ओके। अब जैसे ऐसे तो सबसे ऊंची दुनिया की चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़ गए तो ऐसा जरूरी नहीं आप बहुत दूर तक देख सको। कई जगह ऐसी होती है जहां कम ऊंचाई में भी बहुत दूर तक देखा जा सकता है। ये दुनिया की ऐसी चोटी है जिसकी दृश्यता सबसे ज्यादा है। तो आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, तो मैं कहूँगा ये ऐसी चोटी है, कई सारी चोटियाँ हैं, उनमें से आपने सब पर चढ़कर देखा और आपने कहा सर मैं यहाँ से 20 मीटर साफ देख पा रहा हूँ, 30 मीटर या 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। इस चोटी पर आप चढ़ने के बाद बाकी चोटियों की तुलना में सबसे ज़्यादा दूरी बताओगे। तो लाइन क्या है? माउंट मैकेनले की या आगे इस चोटी की दृश्यता विश्व में सबसे ज़्यादा है। दृश्यता का अर्थ समझ में आ गया? मतलब बहुत कितना दूर तक देख सकते हो, सबसे ज़्यादा यही है। तो इसकी दृश्यता, इसकी
दृश्यता विश्व में सर्वाधिक है। इसकी दृश्यता विश्व में सर्वाधिक है। किसकी? माउंट मैककिनले की। इसका दूसरा नाम क्या है? डेनाली। दोनों नाम इसलिए लिखा है, याद तो वैसे अपन को तो एक रखना चाहिए, लेकिन अब क्या है कि वो पूछ ले नाम डेनाली दे ही नहीं तो आप कहोगे सर ने ये तो बताया ही नहीं, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी सर ने तो माउंट मैककिनले बताया था, ये डेनाली कहाँ से आ गया? या वो माउंट मैककिनले पूछ लेगा, डेनाली नहीं पूछेगा। तो जैसे भी, क्योंकि अभी अभी चेंज हुए बराक ओबामा राष्ट्रपति के काल में, तो याद रखना इजी वे में, अलास्का पर्वतमाला। ठीक है। आप जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हो या भविष्य में पढ़ोगे तो वहां एक लाइन पढ़ोगे कि अरावली पर्वतमाला निर्माण काल की दृष्टि से अपलेशियन पर्वतमाला के समकालिक है। किसके? अपलेशियन पर्वतमाला के। अब बात यह है कि वो अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ है? तो वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका। तो लाइन हेडिंग लिखो अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला हेडिंग लिखना, अपलेशियन पर्वतमाला। पर्वतमाला कौन सी है? अपलेशियन पर्वतमाला। आ जाओ एक बार बोर्ड पर, नहीं ये मतलब नजर से, आप उठ कर नहीं आना, यहां समझो। देखो अभी तक जितनी बातें बताई वो आपको मानचित्र में दिख रही है, जितनी बातें समझे। अब यहां देखो, वो तो पश्चिमी कार्डिलेरा देखा था, अभी पश्चिमी कार्डिलेरा में अपलेशियन सम्मिलित नहीं है। अपलेशियन को नजर डालो, देखो एक तो कलर लगभग ऐसा मिलेगा, ज्यादा हाइट नहीं है, इसलिए यहां ज्यादा हाइट है तो ज्यादा डार्क मिलेगा, कम हाइट है तो कम डार्क मिलेगा। देखो बहुत कम हाइट है, ये देखो ये अपलेशियन, एम का अर्थ है माउंट। तो ये अपलेशियन, ये जो क्षेत्र है ये अपलेशियन, इसका विस्तार अधिकांश तो अमेरिका में है, लेकिन थोड़ा बहुत कनाडा में भी जाता है। तो यह अपलेशियन पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट के समीप स्थित है। इसका विस्तार अमेरिका व कनाडा में है। यह अरावली के समकालिक पर्वतमाला है। यह लोह व कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ से लोहा इतना ज़्यादा हुआ करता था, इतना ज़्यादा हुआ करता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। यहाँ एक स्थान है पिट्सबर्ग, ये दुनिया में प्रसिद्ध है। जैसे आप पढ़ोगे भारत के जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। जैसे आप पढ़ते हो ना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो मैनचेस्टर जगह है जैसे पिट्सबर्ग है, और वो ब्रिटेन में है, और वो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए किसी जमाने में दुनिया में दबदबा रखा करता था, इसलिए वो स्थान बहुत प्रसिद्ध हो गया जैसे पिट्सबर्ग। अब हुआ यूं, दुनिया में इतना ज़्यादा लोहा निकालता था कि ये इतना प्रसिद्ध हो गया कि पिट्सबर्ग लोहे के लिए प्रसिद्ध हो गया। और दुनिया में पिट्सबर्ग मतलब लोहा, जैसे मैनचेस्टर मतलब सूती वस्त्र, डेट्राइट मतलब ऑटोमोबाइल, गाड़ियों के, इन पुर्जों के, इनके निर्माण के लिए। पिट्सबर्ग इतना प्रसिद्ध हो गया, लोहा खूब निकला, खूब निकाला, निकालते 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 एक समय ऐसा आया कि पिट्सबर्ग में लोहा क्या हो गया? खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा कटोरा था जो लोहे से भरा हुआ था, और उसको आपने निकाल लिया, अब इसमें कुछ नहीं है, तो वर्तमान में ये जंग लगा कटोरा कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपलेशियन पर्वतमाला में स्थित पिट्सबर्ग लोहो भंडार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। वर्तमान में यह जंग लगा कटोरा कहलाता है। यह अमेरिका में स्थित है पिट्सबर्ग। बात क्लियर होगी? इसके सुदूर दक्षिण में यहाँ एक जगह है, और इस जगह का नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम ब्रिटेन में भी है, बर्मिंघम ब्रिटेन में भी, सिडनी कनाडा में भी, और सिडनी जो सबसे प्रसिद्ध है वो ऑस्ट्रेलिया में भी है। सिडनी वो इसलिए प्रसिद्ध है कि क्रिकेट के मैच होते हैं और अपन देखते तो अपन को पता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी कनाडा में भी है। पिट्सबर्ग अमेरिका में है, जबकि सेंट पिट्सबर्ग रूस में है। सेंट पिट्सबर्ग से लेकर लेनिनग्राद तक व्लादिवोस्टोक तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जाता है, 9438 किलोमीटर दूरी तय करता है। वो सेंट पिट्सबर्ग है, ये पिट्सबर्ग है। तो ऐसे नाम कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ है बर्मिंघम, बर्मिंघम तो बर्मिंघम ब्रिटेन में भी है।
यूएसए का जो अपलेशियन के दक्षिण में स्थित बर्मिंगम दक्षिण का पिट्सबर्ग कहलाता है। क्या कहला, जैसे आप कहोगे सर हाँ समझ में नहीं आया, तो यूं समझो कि मैं कहूं ना कि दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, तो दक्षिण का पिट्सबर्ग बर्मिंगम को कहते हैं। अब लाइन थोड़ी समझ में आई होगी यदि ये उदाहरण दिया है तो। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, पूर्व का बोस्टन भी अहमदाबाद को कहते हैं। तो तीनों लाइन अलग अलग है। उत्तरी भारत जाते ही कानपुर आ गया, दक्षिणी भारत जाते ही कोयम्बटूर आ गया, और यदि भारत की बात करें तो क्या क्या आ गया, अहमदाबाद। तो वैसे ही तो ये पिट्सबर्ग और बर्मिंगम हो गया। अब चलते हैं वापस उसी पॉइंट पर, देखो जहां मेन बात चल रही थी अपलेशन, ईर अपलेशन। तो इसमें लिखेंगे कैसे, देखो लिखना यह, इसमें लिखना यह अरावली के समकालिक पर्वतमाला है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के समीप जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के समीप अमेरिका व कनाडा में विस्तृत है। यह लोहा व कोयला, यह लोहा व कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ग्रीन एडी समझते हो मैडम, एडी समझते हो? हाँ ठीक है, ग्रीन एडी व वाइट पहाड़ियां हैं। जैसे अरावली में है ना कुंभलगढ़ की पहाड़ियां है कि नहीं, मगरा की पहाड़ियां, कुकरा की पहाड़ियां, वैसे वो तो अरावली तो इतनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसकी ये प्रसिद्ध है, ग्रीन एडी व वाइट। तो आपको वैसे ही कलर है, याद हो गए, एडी तो एडी से याद रह जाएगा, ग्रीन और वाइट पहाड़ियां हैं। यहां लाइन लिखेंगे पिट्सबर्ग की, पिट्सबर्ग को क्या कहा जाएगा, जंग लगा कटोरा। है कहां पिट्सबर्ग, यूएसए में, यूएसए, जंग लगा कटोरा, ठीक है। और बर्मिंगम ये भी कहाँ है, यूएसए में, और इसे कहा जाता है दक्षिण का पिट्सबर्ग। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहोगे आप, जमशेदपुर। इसे ऐसी बातें याद रखना है ना, कुछ बातें नहीं लिखा पा रहा हूं तो उसको आप ऐसे याद रखना।
क्या लिखा है पीछे, दिख रहा है क्या? मैंने ये पीडमोंट का पठार, ये प्लीसीन का ही भाग है, पीडमोंट का पठार। ये पीडमोंट का पठार हो गया। यहां ये कलर जब भी मैं बनाऊं तो नदी का बनाता हूं सामान्यतः। यहां से एक नदी निकलती है ऐसे, इस नदी का नाम है हडसन। आपने खूब नाम सुना होगा हडसन नदी। आपने अभी हडसन की खाड़ी का नाम सुना था। हडसन की खाड़ी भी है, हडसन की नदी भी है। हडसन की खाड़ी दुनिया में सबसे लंबी तटीय सीमा वाली खाड़ी है। दुनिया में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश पूछे तो कनाडा, और खाड़ी पूछे तो हडसन की खाड़ी। ओके, ये बात याद रखना। इस नदी का नाम है हडसन नदी, ठीक है। ये हडसन नदी इसी पठार से बहती। एक नदी मोहवोक, और ये यहां से बहती हुई आगे ऐसे चलती है, मोहवोक। यदि ये याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ज्यादा इस पे जोर, ये याद रखना। इसका कारण भी है, याद क्यों रखनी है आगे देखो। हडसन की नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहां एक शहर आता है न्यूयॉर्क, बिल्कुल तट पर न्यूयॉर्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। ये गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गगनचुंबी इमारतों के लिए। यूएन का मुख्यालय यही है, जो पहले यूएनओ कहलाता था। यूएनओ के जो महासचिव या अध्यक्ष वो एंटोनियो गुटेरेस है, और यूएन का मुख्यालय कहाँ है? गगनचुंबी इमारतों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? न्यूयॉर्क प्रसिद्ध है। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क। अटलांटिक महासागर के तट की ओर है न्यूयॉर्क। इतनी बातें याद रखो। किस नदी के तट पर है? हडसन नदी के तट पर है। किस नदी के? हडसन नदी के तट पर है। ये अपलेशियन हो गया। अपलेशियन में ये ध्यान रखना, यहीं इसके नीचे लिख लेना भले ही, यहीं पीडमोंट का पठार है। यहीं पीडमोंट पठार है। कौन सा पठार है? पीडमोंट का पठार है। यहीं आपको जो पठार मिलेगा वो पीडमोंट। न्यूयॉर्क में आप ऐसे लिख सकते हो, न्यूयॉर्क। कुछ बातें लिखने के लिए आप इस ढंग से लिख लिया करो, ऐसे। न्यूयॉर्क यूएन का हेडक्वार्टर, यूएन मुख्यालय, यूएन मुख्यालय। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, जैसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, वैसे ही इसका कौन सा रहेगा? विश्व का न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। यदि आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में आप एक वेदांत सोसाइटी पढ़ोगे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में भाग लेने के पश्चात वो न्यूयॉर्क पहुंचे थे, और 1896 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। ये वही न्यूयॉर्क है। और गगनचुंबी इमारतों का शहर, गगनचुंबी इमारतें, ये गगन में जाकर चुंबा लेती है। किसका? गगन का। तो हो गया गगनचुंबी इमारतें। इमारतें, गगनचुंबी इमारतों का शहर किसको कहा जाएगा मैडम? न्यूयॉर्क को कहा जाएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अपलेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन ने इसमें 5-7 मिनट थोड़े एक्स्ट्रा खर्च इसलिए किए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ढंग से, अलग अलग ढंग से बन सकते हैं। लो, हो गया। न्यूयॉर्क शहर भी है, न्यूयॉर्क राज्य भी है भाई। हाँ बिल्कुल, न्यूयॉर्क है। विशिंगटन, ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, केंटुकी, टेनेसी, न्यूयॉर्क, अल्बामा, जॉर्जिया और फ्लोरिडा पूर्व के राज्य है यहाँ के। लो, हो गया। अब आगे देखो, ये तो हो गया कौन सा? अपलेशियन पर्वतमाला। थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 पर ज्यादा जोर देना है। मैं बता रहा हूं, इसमें भी रॉकी ध्यान होनी चाहिए, डे नाली चोटी याद होनी चाहिए, और अपलेशियन याद होनी चाहिए। और रॉकी की आगे और विशेषता जब मैं चिन्नुक पवन करवाऊंगा तब और बता दूंगा, जब क्लाइमेट करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सीरा नेवेदा। नेवेदा क्या है? पर्वतमाला है। कहां पर है? अमेरिका में, यूएसए में
स्थित स्थित यह यह दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सीरा नेवेदा। कहां पर स्थित है? यूएस। अब आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं समझाता हूं ब्लॉक पर्वत क्या होता है। हो गया? ओके, यूं समझो, जैसे ब्लॉक पर्वत क्या होता है? भारत में एक पर्वत है सतपुड़ा। सतपुड़ा इसका उदाहरण है ब्लॉक पर्वत का। ब्लॉक पर्वत कैसे होते हैं? देखो, जैसे यूं समझो, ये धरातल है, ठीक है, ये धरातल है। समझ में आई बात? ये क्या है? धरातल है। अब इसमें ये स्थिति बने, इसमें ये स्थिति बने। स्थितियां कई तरीके से बन सकती। पहली स्थिति, यदि धरातल के अंदर ऐसी घटना हो जिसके कारण ये भाग अचानक ऊपर उठ जाए। ऊपर उठ जाएगा तो धरातल से भाग ऊपर उठ गया। यहां खाली नहीं है, यहां भाग भर गया है, इसमें भले ही खाली हो, तो ये कहलाएगा ब्लॉक पर्वत। पहली स्थिति ये बन सकती है। दूसरी स्थिति, इसको मैं एक बार वापस वहीं सेट कर देता हूं, ये भी स्थिति बन सकती है। क्या? कि ये भाग अचानक और ये भाग अचानक नीचे धंस जाए, तो अभी बीच वाला भाग ऊपर रहेगा। इसी को ब्लॉक पर्वत बोलेंगे। जैसे पहले आपको रॉकी पर्वतमाला बताई थी, वो वल्लित पर्वतमाला बताई थी, उसमें प्लेटें यूं हो रही थी, इसलिए वल्लित पर्वतमाला। ये ब्लॉक है। अब आप कभी भविष्य में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट है, रटना है ही नहीं, कि धरातल का कुछ क्षेत्र लंबे रूप में या चौड़े रूप में अचानक ऊपर उठ जाए या उसके आसपास का क्षेत्र नीचे धंस जाए, तो वहां ऊपर उठा हुआ भाग ब्लॉक पर्वत कहलाता है। यह प्लेट विवर्तनीय घटनाओं के कारण कई जगह पर घटित होता है। और विश्व का सबसे बड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत सीरा नेवेदा है। और भारत में पूछा जाए तो सतपुड़ा। भारत में सतपुड़ा इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको करवाऊंगा, तब मैं वापस सीरा नेवेदा की घटना का जिक्र कर दूंगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये स्थिति ऐसे बनेगी, ये बन गई। तो इसमें देखो, ये अपनी जगह है, तो इसको अपन यूं रख देते हैं, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, और ये भाग यहां से अचानक क्या हो गया? ऊपर उठ गया, ये भाग। तो इससे बना ये पर्वत क्या कहलाएगा? ब्लॉक पर्वत। अब समझ में किसी को नहीं आया तो कोई इलाज नहीं है। ब्लॉक पर्वत, तो ये सीरा नेवेदा दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? ब्लॉक पर्वत। यूं का यूं बना लो इसको, ऐसे कैसे डायग्राम बनाया करो। ओके, नेक्स्ट। अब ये दो ही लाइनें बस पर्वतमालाओं में लिखना। सीरा मांड्रे ओरिएंटल, ऐसे दोनों एक दूसरे के नीचे लिख लेना। सीरा मांड्रे ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल। किस अमेरिका में है? नॉर्थ अमेरिका में। बस इतना ही ध्यान रखना है। सीरा मांड्रे ओरिएंटल और सीरा मांड्रे ऑक्सीडेंटल। वो तो सीरा नेवेदा था। नेवेदा अमेरिका में एक स्टेट है, नेवेदा। ये सीरा मांड्रे ओरिएंटल और सीरा मांड्रे ऑक्सीडेंटल।
लो, ओके, क्लियर सबको? ठीक है, नेक्स्ट। ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वतमालाएं हो गई। क्या हो गई? पर्वतमालाएं। अब इसके बाद में बात करते हैं झीलों की। किसकी बात करेंगे? झीलों की। तो क्योंकि झीलें हैं अपने, नदियां व झीलें एक टॉपिक दे रखा है, तो लिखो अब इसके बाद हेडिंग लिखना झीलें। झीलें। क्या कह रहे हो? हाँ, किसी को समस्या हो तो बाकायदा पूछ लेना। मैं आपको यहां अभी एक एक झील समझाऊंगा। तो झीलों में पहले, सबसे पहले हेडिंग लिखना महान झीलें। महान झीलें। महान झीलें। महान झीलें लिख लिया सबने? ठीक है। अब मैं मैप के थ्रू पहले आपको समझाता हूं, फिर मैं आगे आपको विस्तृत रूप से लिखा दूंगा। देखो, यहां ये तो इधर, ये इधर तो आ गया अमेरिका और इधर आ गया कनाडा, क्योंकि 49 डिग्री यहीं आ रही है। मैप में आपको पहले कई बार बता चुका हूं। फिर यदि आप आगे बढ़ोगे तो ये झीलें आएगी। पहले, सबसे पहले जो आएगी वो आएगी सुपीरियर, फिर इसके बाद आएगी मिशिगन, फिर उसके बाद आएगी यूरन, फिर ईरी, फिर ऑन्टेरियो। दुनिया में कोई झील भले ही भूल जाओ, ये पांचों नहीं भूलनी है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन्हें महान झीलें कहा जाता है या ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है दुनिया में। ये जो महान झीलें हैं, इनको देखो एक बार, डायग्राम को देखना। देखने से सबसे बड़ी आपको ईरी लग रही है क्या? हाँ, कहाँ लग रही? सुपीरियर लगनी चाहिए ना। कौन सी लग रही है? सुपीरियर। तो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस पानी की? मीठे पानी की। कौन सी झील है? सुपीरियर। फिर यदि इससे आगे बढ़ोगे तो देखो, एक झील कट जाएगी, सुपीरियर, यूरन, ईरी और ऑन्टेरियो। ये कनाडा का क्षेत्र यहां तक, इधर अमेरिका का आ गया। यहाँ यूरोन में इधर कनाडा का क्षेत्र, इधर अमेरिका, मतलब सीमा पर है। ये इधर कनाडा है, यहाँ से इधर, इधर अमेरिका है। मतलब कहने का अर्थ ये कि इन 5 झीलों में से मिशिगन एक ऐसी झील है जो पूर्णतः यूएसए में है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, जो पूर्णतः कहाँ पर है? अमेरिका में है, यूएसए में है। जबकि सुपीरियर, यूरन, ईरी और ऑन्टेरियो, बाकी जो 4 झीलें हैं वो कनाडा व अमेरिका की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन 5 झीलों को देखो कि पूर्व और पश्चिम में देखा जाए तो सबसे पश्चिम में कौन सी है और सबसे पूर्व में कौन सी है? ऑन्टेरियो। इन 5 झीलों की बात करें तो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यही हुई। और सबसे छोटी कौन सी है? ऑन्टेरियो। आरएस प्री का तो मुझे ध्यान नहीं, आईएस प्री का क्वेश्चन है, बहुत इजी पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से महान झीलों का पूर्व पश्चिम सही क्रम है। ऑप्शन थे ऑन्टेरियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर, ऐसे ऑप्शन थे। तो उसमें एक ऑप्शन वो सही हुआ जिसमें था ऑन्टेरियो, ईरी, यूरन और मिशिगन। पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा था, 4 ही नाम दिए थे, कोई एक हटा रहा था। ये लाइन समझ में आ गई? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पश्चिम से पूर्व और पूर्व, एक कोई भी याद कर लो। तो पश्चिम से पूर्व जाओगे तो सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ईरी और ऑन्टेरियो। लाइन क्लियर हो गई? नेक्स्ट पॉइंट, ये महान झीलें जो है, इनमें दुनिया का सबसे फ्रेश वाटर पाया जाता है। सब बिल्कुल। कारण क्या है कि इन 5 झीलों से एक नदी गुजरती है, इसे दुनिया में सेंट लॉरेंस नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेंट। तो बात करते हैं सेंट लॉरेंस। नदियों में अपने एक वैसे ही नदी कम हो जाएगी, इसको पढ़ते। ये नदी इन झीलों से होकर गुजरती है। सुपीरियर, फिर इसके बाद में ये मिशिगन, फिर इसके बाद में यूरन, फिर इसके बाद में यूरन के बाद में ईरी
और फिर ऑन्टेरियो होती हुई ये ऐसे सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरेगी। किस खाड़ी में? पहली पॉइंट, इस नदी का नाम क्या है? सेंट लॉरेंस। जो बात आपको अभी मैं समझा रहा हूं ये मैं बाद में नोट डाउन पूरी करवा लूंगा, समझने पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना, ठीक है। इन 5 जिलों से गुजरती है। नदी का नाम क्या है? सेंट लॉरेंस। यदि नदी अपने साथ अवसाद लेकर नहीं चले, नदी के साथ मिट्टी नहीं आती है, बजरी नहीं आती, सामान्यतः नदी के साथ मिट्टी और बजरी आती है, तभी तो अपन ट्रक भर के कहां से लाएंगे बजरी? ऑप्शन ए पहाड़ों की ऊंचाई से, ऑप्शन बी मरुस्थल में दोरों के पीछे से, ऑप्शन सी नदी घाटी से, और ऑप्शन डी समुद्र के मध्यवर्ती क्षेत्र से। नदी घाटी से लाते हैं ना भाई, तो सामान्यतः नदी के साथ मिट्टी या बजरी आती है। लेकिन दोरों खायो लावे पचे, एक मिनट बाद में मिलना, मैं बताऊंगा। अब बाई चांस नदी अपर्दन नहीं कर रही है, नदी के साथ बजरी और मिट्टी नहीं आ रही है, तो नदी साफ पानी लेकर समुद्र में गिरेगी। मिट्टी अवसाद है ही नहीं, मिट्टी मतलब अवसाद। जब जो नदी सागर में साफ पानी लेकर गिरती है वो नदी डेल्टा नहीं बनाती, वो ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख या इसी को कहते हैं एस्चुरी। अब देखो, नदी आई, नदी के सामने डेल्टा तो है ही नहीं, मिट्टी अवसाद लाई नहीं नदी, तो डेल्टा है ही नहीं, नदी सीधी सा। अब जब ज्वार भाटा आता तो ज्वार आया, और ज्वार डेल्टा होता तो रुक जाता, लेकिन डेल्टा है नहीं, तो ज्वार नदी के मुख तक पहुंचा, इसलिए नाम है ज्वार नद मुख। ये भी लाइन क्लियर होगी। अब यहां पर स्थिति कैसे बन रही, देखो यहां नदी में सामान्यतः नदी का पानी कैसा होता है? ऑप्शन ए खारा, ऑप्शन बी मीठा। सामान्यतः ऐसे लूनी का कुछ अपवाद छोड़ दो, दुनिया में मीठा होता है। और सागर का पानी कैसा होगा? खारा। ये सागर है, ये सागर है, और इसमें ये नदी का पानी आकर ऐसे मिल गया, तो खारा पानी भी है और मीठा पानी। तो यहाँ मीठे पानी के मछलियां यानी जीव भी पाए जाते और खारे पानी के भी जीव पाए जाते। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता होगी दुनिया की। मीठे पानी वाले जीव भी और खारे पानी यानी ज्वार नदमुख दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। ये लाइन समझ में आई? जैव विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में जीवों की प्रजातियों में विविधता, संख्या में नहीं, प्रजाति में विविधता। ठीक है, नेक्स्ट सेंट लॉरेंस की बात कर ली। अब जब ये नदी यहां से निकलती है तो स्थितियां कुछ ऐसे बनती हैं। पहली, सुपीरियर मिशिगन इधर हट गई, हयूरन के बीच में गैप ज्यादा पड़ गया, तो सुपीरियर और हयूरन को कालांतर में अमेरिका और कनाडा ने मिलकर इन दोनों को जोड़ना चाहा, जोड़ा तो यहां एक नहर बना दी। इसे कहा जाता है सू नहर। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है सू नहर। आप कहोगे सर सू नहर मतलब साल्ट सेंट मेरी नहर, पूरा नाम है साल्ट सेंट मेरी नहर, शॉर्ट में इसको कहते हैं सू नहर। ये थोड़ा कलर नहीं दिख रहा है तो शॉर्ट में इसको कहा जाएगा कौन सी नहर? सू नहर। सू नहर है वो सुपीरियर व हयूरन को जोड़ती है। लाइन समझ में आई? मिशिगन तो भाई दक्षिण में आ गई, तो सुपीरियर व हयूरन को कौन सी नहर जोड़ेगी? पूरा नाम है साल्ट सेंट मेरी नहर। ठीक है, जब आगे बढ़ते हो तो नदी है, नदी में जलप्रपात भी बन सकते हैं भाई। नदी में जैसे उंडरू जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, तो ये जलप्रपात कहाँ पर है? ऑप्शन ए झीलों पर, ऑप्शन बी नदियों पर। भाई जलप्रपात नदियों पर ही बन सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये नदी ईरी को पार करके आगे बढ़ती है तो अमेरिका इधर कनाडा, दोनों की सीमा पर एक जलप्रपात बनता है। इसे कहा जाता है नियाग्रा जलप्रपात। ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है, नियाग्रा। दिख रहा है सबको पीछे? ईरी व ओंटारियो झीलों के मध्य सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात है। समझ में आई बात? ये दोनों की सीमा पर है, अमेरिका व कनाडा की। ये अमेरिका की तरफ से आपको दिखेगा नहीं, इसको देखना कनाडा की तरफ जाओ।
आप कहोगे सर हाँ ये बात कैसे समझ में नहीं। जैसे देखो जलप्रपात क्या होता है, यूं समझो कि जलप्रपात क्या होता है, आदों को तो ये भी नहीं पता जलप्रपात क्या होता है। ये अपना धरातल है, ये अपना क्या है, धरातल है, ठीक है। और आगे की स्थिति ये इस भाग की यूं बन गई जैसे, और ये आगे आगे यूं का यूं भाग है जिसको अपन आगे ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, ओके। अब यहां से एक नदी आई, यहां से ये नदी इस प्रकार आ रही है, ठीक है, ये नदी आई। अब जैसे ये नदी आई तो आगे इस नदी का जल बिना किसी सहारे के, बिना किसी सहारे के, सहारा नहीं लेगा, यदि पानी सहारा लेगा जलप्रपात नहीं माना जाए, बिना किसी सहारे के जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सीधा नीचे गिरता है। यहां से देखो ये सीधा नीचे गिर रहा है, ये फिर जब हाइट से जल गिरता है ना तो यहां एक बवंडर बन जाता है यूं ऐसे, जैसे कपिल धारा या धुआंधार बनता भारत में नर्मदा नदी पर, बहुत बढ़िया। तो ये कहलाएगा जल प्रपात। समझ में आ गई बात। अब बात ये है यहां क्या स्थिति बन रही है, यहां ये स्थिति बन रही है, ये यूएसए और ये कनाडा, और ये समझ सकते हो आप इसको नियाग्रा, और नदी को क्या समझोगे, सेंट लॉरेंस। अब अमेरिका की तरफ से आपको नहीं दिखेगा, कनाडा की। इसके कहने का अर्थ ये था, मतलब आप यूं से देखोगे तो आपको क्या पता आगे जलप्रपात बन रहा है, आप इस तरफ जाकर देखो अच्छा ये जलप्रपात बन रहा है, मतलब ये लाइन ये थी। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, दोनों की सीमा पर है, फिर भी यदि बाई चांस दोनों ऑप्शन दे दे तो क्या सही करोगे, कनाडा। तो लाइन ये है, महान झीलों में ईरी व ओंटारियो के मध्य सेंट लॉरेंस नदी पर विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, नियाग्रा। अब मान लेते ये जहाज है, ये सुपीरियर से इस नदी के सहारे चल रही है, सुपीरियर से आई, और ये जहाज आते 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 आगे चलती चलती चलती, अब ये जहाज यहाँ भी आसानी से निकल जाएगी ना, नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। झंझट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक जगह समस्या आ रही है कि यहाँ नियाग्रा जलप्रपात है और इस जलप्रपात को जहाजें पार नहीं कर सकती। इतने बड़े क्षेत्र से नदी आ रही है जो पूरी नो गम्य है, लेकिन यहाँ ये जलप्रपात दुख दे रहा है। तो क्या किया, टेक्नोलॉजी। तो कालांतर में अमेरिका व कनाडा ने मिलकर इस क्षेत्र में ईरी व ओंटारियो को एक नहर के द्वारा जोड़ दिया, ये नहर बना दी ऐसे। का साहब झंझट खत्म, नियाग्रा से तो हम घूम कर आ जाते हैं, जहाजे परिवहन तभी होगा। और इस नहर का नाम है वेलेंड नहर। क्या नाम है, वेलेंड नहर। महान झील क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध है उत्तरी अमेरिका में। यदि आपने महान झील क्षेत्र आपको आता है, मतलब आपको ये पता उत्तरी अमेरिका में बहुत कुछ आपको आता है, इसलिए इस टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये महान झीलें हो गई। दो नहरें बताइए, साल्ट सेंट मेरी नहर जो आपको जोड़ेगी ह्यूरन और सुपीरियर को, ईरी व ओंटारियो को जोड़ने वाली जो नहर है वो वेलेंड नहर है। ईरी व ओंटारियो के मध्य कौन सा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है। अब थोड़ा हटकर बातें करते हैं। महान झील क्षेत्र दुनिया में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जनसंख्या खूब बढ़ेगी। जब जनसंख्या खूब बढ़ेगी तो यहाँ बड़े बड़े नगर बनेंगे। जब बड़े बड़े नगर बनेंगे तो उन नगरों के कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला शिकागो। शिकागो आप सोचकर मुझे बताना किस झील के तट पर है, मिशिगन के तट पर। दो और शहर है, गिरी और मिलवाकी, लेकिन आपकी एग्जाम की दृष्टि से प्रसिद्ध है नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, रेलवे जंक्शन है। शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है, और ये वही शिकागो है जहां 1893 में क्या हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजित किया गया था 1893 में। ये शिकागो है, ठीक है। यहाँ एक शहर है, इस शहर का नाम है डुलुथ। इस शहर का क्या नाम है, डुलुथ। यह लोह उत्पादन के लिए अमेरिका में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए। आपको मैंने अप्लिशियन में लोहा और कोयला दोनों लिखाया है। आप अप्लिशियन पर्वतमाला को देखना, उसमें लोहा और कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है और उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला होता है एंथ्रेसाइट।
एंथ्रेसाइट का 50% उत्पादन केवल और केवल यूएसए में होता है। 50% एंथ्रेसाइट का उत्पादन केवल और केवल अमेरिका। भारत में एंथ्रेसाइट बहुत कम निकलता है, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में निकलता है, भारत में बाकी बिटुमिनस निकलता है 98%। 2% लिग्नाइट निकलता है जो राजस्थान तमिलनाडु के क्षेत्रों में, नेवली उधर का क्षेत्र, अपने इधर बाड़मेर बीकानेर व नागौर के आसपास के क्षेत्रों में बस लिग्नाइट, जो कि 3rd नंबर का कोयला। उसके बाद पीट आ जाता जो सबसे घटिया किस्म का है। तो एंथ्रेसाइट सबसे ज्यादा वहां। यहां डुलुथ किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकी भले ही भूल जाना, इतनी बातों में से अभी लास्ट की है, इसको नहीं भूलना है, अभी बना रहा हूं ये। इसका नाम है मेसाबी रेंज। क्या नाम है? मेसाबी रेंज। लाइन क्या समझना, मेसाबी रेंज महान झीलों के पश्चिम में यूएसए में स्थित है और यह दुनिया में लो भंडार के लिए प्रसिद्ध है। लो भंडार, लो पर इन पर बल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अपने खनिज और उद्योग है, ये मैनचेस्टर, ये डेट्राइट, ये पिट्सबर्ग, ये सब सिलेबस में है। ये सारे सिलेबस से आउट कोई बात करेंगे नहीं है, अपने क्या लेना देना। तो ये मेसाबी रेंज है, वो यूएसए में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? और इस मेसाबी रेंज के पास ही डुलुथ है, तो स्वाभाविक बात है लोहे के लिए प्रसिद्ध हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है और है। कौन सा शहर? डुलुथ। ठीक है, ये पूरी की पूरी नदी होगी। इस नदी में यदि आगे बढ़ोगे तो यहां 3 शहर आएंगे। ओटावा, ये कनाडा की राजधानी ओटावा, लिखाई भी होगी आपको ओटावा। फिर इसके बाद आएगा क्यूबेक, क्यों पाछो आयो यहीं खतर हो गया, क्यूबेक, क्यों बेक। और फिर उसके बाद है मॉन्ट्रियल, कनाडा में है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में ओजोन संरक्षण को लेकर। फिर कालांतर में एक गाना भी आया था, मॉन्ट्रियल मुड़ियल सी तेरी आंखें, नहीं है लेकिन गाना आया था। तो ये मॉन्ट्रियल, तो क्यूबेक, मॉन्ट्रियल और ओटावा इस सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित कनाडा में 3 प्रमुख शहर है। क्यूबेक देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है और ये फ्रांसीसी कॉलोनी है। मॉन्ट्रियल कनाडा का प्रमुख शहर है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन कागज के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? हालांकि कागज का आज भी सबसे ज्यादा निर्माण चीन में होता है, लेकिन फिर भी मॉन्ट्रियल शहर प्रसिद्ध है उसके लिए। और 1987 में यहाँ ओजोन संरक्षण के लिए ओजोन प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें यह कहा गया कि सीएफसी से यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, ओजोन के क्षय को कैसे रोका जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा स्तर ऐसे बनेगा। समझ में आई बात सबको? इसको मैप में आपको बनाना पड़ेगा। महान झीलें, मैं बातें लिखा रहा हूं वैसे वैसे लिखना। महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्र, इसमें लिखना यह अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित विश्व प्रसिद्ध पांच बड़ी झीलें हैं। बड़ी झीलें हैं जिसमें मिशिगन, केवल किसमें है? यूएसए में, केवल यूएसए में है। इन महान झीलों से सेंट लॉरेंस नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? सेंट लॉरेंस नदी गुजरती है। इन महान झीलों से सेंट लॉरेंस नदी गुजरती है। ठीक है, पांचों के नाम लिख रहा हूं और पांचों की मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखना आप। पहला 1 नंबर
आगे जगह छोड़ना, इसमें अपन लिखेंगे सुपीरियर 2 नंबर, मिशिगन 3 नंबर, हयूरन 4 नंबर, ईरी और 5 नंबर ऑन्टेरियो, ऑटोयो नहीं ऑन्टेरियो, 5 नंबर रहेगा ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो देखो, सुपीरियर के आगे लिखना सबसे बड़ी, सबसे सबसे पश्चिम में, पश्चिम, सबसे पश्चिम। इसके तट पर कौन सा शहर है? डुल्लुथ। डुल्लुथ लिखा है, मैप आगे बना लेना। मिशिगन यूएसए में है, शिकागो इसी के तट पर है, शिकागो इसी के तट पर, तट पर, शिकागो इसी के क्या है? तट पर है। हयूरन और ईरी के मध्य, हयूरन की विशेषता लिख नहीं रहा हूँ, ईरी या ऐसे ही लिख देता हूँ। ऑन्टेरियो सबसे पूर्व में, पूर्व में, और सबसे क्या है? सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी। पश्चिम से पूर्व, क्रम भी याद रखना। क्रम भी क्या रखोगे? याद रखोगे। बना लिया सबने? ओके, क्लियर? अब यहां ये समझना है क्या, ये वो बढ़िया चल रहा है, इसको बनाना है। इसको क्या करना है? बनाना। बनाना क्या है ये देखो, बनाना इतना ही है, पूरा नहीं बनाना आपको। ये मतलब ये डुलूथ को, मेसाबी रेंज को, सुपीरियर को यूं का यूं, पूरा ऐसे जरूर नहीं यूं का यूं, ऐसे मतलब सुपीरियर को आप एक इजी वे में तय क्लोज कर दो। फिर ये इसके बाद में मिशिगन, फिर इसके बाद में ये हयूरन, ये शहर भी लिखने हैं, फिर ईरी, और फिर उसके बाद में ऑन्टेरियो, और बीच में से नदी बनानी है। आ रहा है ना समझ में? पूछूंगा तो पता चलेगा, 5 मिनट हमेशा पहले आते ही पूछूंगा भाई, जितना पढ़ाया वो ये अंगुलियों पर याद होना चाहिए।
तक जी इसमें लाइव क्लास रुकी नहीं है, लाइव क्लास रुकी हुई है, बना लो इसको। लाइव क्लास चल रही है, चल रही है। अभी मैं आता हूं। बना लिया? नाम लिख लो, पानी बाद में भर देना, है ना, टाइम हो। सभी को अंगुलियों पर होनी चाहिए, ऐसे झीलें नहीं है याद, पर्वतमाला चोटियां ऐसे बोलना चाहिए। सुपीरियर मिशिगन, यूरेन, ईरी और ऑन्टेरियो। कोई उल्टी पूछ ले तो यूं नहीं ऑन्टेरियो, उल्टी सीधी नाम याद होंगे ना, कंसेप्ट मैप के साथ याद रखनी है। ओके हो गया? सुपीरियर, ओके। अब हो गया, हो गया ना मैडम? ओके। इसमें लिखना सूनेर, हेडिंग लिखना, अपन इसी में पढ़ रहे महान झील क्षेत्र में। सूनेर या साल्ट सेंट मेरीनेर, इसमें लिखना यह नहर सुपीरियर व हयूरन को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है। अब इसके बाद लिखना नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा घाघरा? हाँ, नियाग्रा जलप्रपात। इसमें लिखना यह सेंट लॉरेंस नदी पर, यह सेंट लॉरेंस नदी पर ईरी व ऑन्टेरियो झीलों के मध्य अमेरिका व कनाडा की सीमा पर है। मध्य
अमेरिका व कनाडा की सीमा पर है। किसकी सीमा पर है? अमेरिका व कनाडा की। हाँ, फिर है वेलैंड नहर। क्या नाम लिखा है? वेलैंड नहर। किसको जोड़ेगी? ईरी व ऑन्टेरियो के। यह ईरी व ऑन्टेरियो को जोड़ती है। जो इसका उद्देश्य है ना, वो क्या है? परिवहन। भाई इस नहर का उद्देश्य क्या है? परिवहन। क्योंकि नियाग्रा जलप्रपात आ गया ना बीच में, इसलिए परिवहन के लिए निर्माण किया गया। सू नहर, वेलैंड नहर और नियाग्रा जलप्रपात। हाँ जी, लो। ओके। अब ये आप ऐसा, इसमें कोई पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि अपन ने पूरी विस्तृत रूप से चर्चा कर ली। अब उसका हर एक पॉइंट को पकड़ रहे हैं। अब इसके बाद लिखना मेसाबी रेंज। मेसाबी रेंज। हेलो जी, अरे भाई लो, वेलैंड नहर लिख लो। सू नहर यानी साल्ट सेंट मेरी नहर। सामान्यतः नाम सू नहर ही मिलेगा। कभी यदि मिल जाए साल्ट सेंट मेरी नहर, तो ऐसा नहीं हो कि ये सुना ही नहीं हो, इसलिए अपन ने फुल फॉर्म भी उसकी लिख दी। अब हो गया? ओके। क्या लिख रहे हो? अब इसके बाद लिखना शिकागो। अच्छा, मेसा भी, हाँ ओके ओके, हाँ जी, लिखना मेसाबी रेंज। यूएसए में महान झीलों के पश्चिम में, महान झीलों के पश्चिम में यह लौह उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध। ओके, नेक्स्ट। मेसाबी रेंज के बाद लिखो शिकागो। शिकागो किस झील के तट पर है? मिशिगन। हाँ, मीनाक्षी नहीं, मिशिगन। मिशिगन झील के तट पर स्थित यूएसए का प्रमुख क्या है? शहर है। मध्यवर्ती क्षेत्र का ये सबसे बड़ा नगर है भाई। अब इसकी और क्या विशेषता है? 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। सबसे बड़ा दुनिया का कोई रेलवे जंक्शन है वो ये रहा। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यही है। कौन सा? शिकागो। नेक्स्ट लाइन में लिख लो डुलुथ
डुलुथ। डुलुथ किस झील के तट पर है? सुपीरियर। सुपीरियर के तट पर। किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी गुड, लोहा उत्पादन। उत्पादन लोहा उत्पादन। ओके, क्लियर हो गई बात? थोड़ा बोर्ड पर देखो, एक बार लिख लिया ये सबने? बोर्ड पर देखो, है क्या लिखोगे अब इसमें, क्या रह गया? अब यूं समझो कि जो ये महान झीलें हैं, ठीक है, इन महान झीलों के आप दक्षिण में, इन महान झीलों के दक्षिण में यहां नजर दौड़ाओ एक बार। ये महान झीलें पूरी है और आप यहां नजर दौड़ाओ। ये क्षेत्र है, भले ही इसमें बना हुआ नहीं हो, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यह विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये मक्का पेटी है, कॉर्न बेल्ट है। कॉर्न बेल्ट या मक्का पेटी किस देश में है? अमेरिका में। तो ये कौन सी पेटी है? ये आपकी कहलाएगी मक्का पेटी। मक्का पेटी। अब यहां 2 पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। मक्का व सोयाबीन उत्पादन में विश्व में लंबे अरसे से एक देश ही प्रथम है, वो अमेरिका। विश्व में कुल जैसे 100 किलो मक्का होता है ना, तो 50 से 60 किलो मक्का अकेला यूएसए करता है। मतलब 50 से 60% अकेला ये करता है यूएसए। क्या? मक्का। अपने ज्यादातर भारत में चावल और गेहूं के बाद तीसरी कोई खाद्यान्न फसल है तो मक्का है, लेकिन इसे अनाजों की रानी कहते हैं। अमेरिका में ये खाई नहीं जाती ज्यादातर। या तो इसके पॉपकॉर्न बनाए जाते, पॉपकॉर्न मक्के के बनते, या फिर ये सूअर को खिलाया जाता है। मक्का खूब होता है, खूब निर्यात करता है। निर्यात में अमेरिका का पहला स्थान है। अब यहाँ मक्का खूब होता है, इतने मक्के को करे क्या? तो ये मक्का खिलाया जाता है सूअर को। किसको खिलाया जाएगा? ये मक्का खिलाया जाएगा सूअर को। अब जो सूअर मक्का खाएगा वो हष्ट पुष्ट और क्या होगा? तंदुरुस्त होगा। बहुत बड़ी बड़ी हाइट और बिल्कुल ऐसे लगते, भंडूरे नहीं, सूअर अलग होते हैं, ये भंडूरे नहीं, सूअर अलग है। मतलब है तो क्वालिटी वही है, पर ये मक्का खाते हैं। ये क्या खाते हैं? मक्का। अब इस पूरी बेल्ट में मक्का की कमी नहीं और मक्का खूब होता है। और खिलाया किसको जाता है? तो इसलिए यहाँ के सूअर बड़े हष्ट पुष्ट होते हैं। जब बढ़िया तैयार हो जाता है सूअर, तब शिकागो वाले लोग आते हैं और इन सूअरों को ले जाते हैं कहाँ? शिकागो। और ये तब भी शिकागो दुनिया की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। कारण है हर चीज के पीछे ये तर्क है। तो मक्का पेटी किस देश में है? यूएसए में है। और मक्का और सोयाबीन उत्पादन में पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है। लाइन क्लियर हो गई? आज का प्रश्न लिखो। कल वाला बता दिया ना, मान, मैं बोल रहा हूं सुनना। मान झील लिखा है, मान झील क्षेत्र लिखा है। महान झील क्षेत्र में सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ईरी व ऑन्टेरियो झीलें सम्मिलित है। यह अमेरिका व कनाडा की सीमा पर है। मिशिगन पूर्ण रूप से अमेरिका में है। यह झील क्षेत्र अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का आर्थिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। इससे सेंट लॉरेंस नदी गुजरती है। इसके आसपास का क्षेत्र लोहा व कोयला उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। बस हो गया। इसमें आप अपने 30 शब्दों में, 20 शब्दों में अपने हिसाब से पॉइंट इतने आने जरूरी है। अब यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है सुपीरियर सबसे बड़ी झील है वो, क्योंकि अपने पास शब्द सीमित है। ठीक है, क्वेश्चन आज का, ओके। चिन्नुक पवन
30 शब्दों के अंदर मैंने बता दिया है। बाकी मैं कल आपको ये लगभग 30 शब्दों में और बता दूंगा, आप अपना खुद का एनालिसिस कर लेना। 20-30 शब्दों में लिखना और ये हमेशा लिखना है, और ऐसे नहीं थोड़ा सोचना, ऐसे नहीं गूगल से देख कर बेटे यूं का यूं टीप दो, कईयों ने मुझे फोटो भेजा है ऐसे कैसे टिपा हुआ ना, अपना पता चल जाता है। आप दिमाग से लिखते हो और आप कहाँ से कॉपी करके लिखते हो सब पता चलता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, हंसते रहो। बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। नहीं पता नहीं मुझे नेक्स्ट क्लास का। क्लास है क्या?